अथर्व थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। ये देखकर रौनक का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना नाटक जारी रखा। वो फिर से अपने पेट पर हाथ रखकर बोला, पेट में चूहे हाथी सब दौड़ रहे, कब से भूखा हूं मैं, सुबह भी कुछ नहीं खाया था मैंने। इतना कहकर उसने तिरछी निगाहों से अथर्व की ओर देखकर कहा, किसी ने वादा किया था कि वो मेरे लिए पैनकेक बनाएंगे। फिर कौशल्या जी की ओर देखकर कहा, पर अब क्या कर सकते हैं, किसी से जबरदस्ती तो कह नहीं सकते ना कि वो मेरे लिए पैनकेक बनाए। कोई बात नहीं, आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा। इतना कहकर उनके हाथ पर अपना सर रख दिया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे बहुत दुखी हो। ये सुनकर माहिर मन ही मन हंसने लगा और मुस्कुराते हुए अथर्व को देखने लगा, जो हाथ बांधे कब से रौनक की ये नौटंकी देख रहा था। अथर्व की नजर जब माहिर पर गई तो माहिर मुस्कुराना छोड़कर रौनक की ओर देखने लगा। कौशल्या ने ये सुना तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, कितना झूठ बोल रहा है बिट्टू तू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझसे पूछा था। वो इतना ही कह पाई थी कि रौनक ने उनके हाथ को हल्का सा दबाया और कुछ भी ना बोलने का इशारा करने लगा। उसने कौशल्या को अथर्व की ओर देखने का इशारा किया। माहिर कौशल्या की बात सुन बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाया था। कौशल्या कुछ हद तक समझ रही थी कि रौनक क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने मन में सोचा, अच्छा तो ये बिट्टू का नाटक है अथर्व को मनाने के लिए, चलो मैं भी कुछ योगदान दे ही देती हूँ। इतना सोचकर उन्होंने रौनक को इशारा किया कि वो उसके साथ है। रौनक मुस्कुराने लगा। कौशल्या ने एक नजर अथर्व की ओर देखा और फिर नौटंकी करते हुए रौनक के सर पर हाथ फेर कर कहा, माफ करना बिट्टू, मुझे अंग्रेजी खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं तेरे लिए एक से एक व्यंजन बनाती भी और तुझे अपने हाथों से खिलाती भी, पर अफसोस मैं ये नहीं कर पाई। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि तुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। माहिर ये सुनकर एक पल को हैरान हो गया और फिर मन ही मन हंसने लगा। रौनक भी ये सुन मुस्कुरा देता है, फिर गंभीर चेहरा लिए सोफे पर बैठ गया। अथर्व जो अभी तक बिना किसी भके ये सब देख रहा था, जब उसने कौशल्या की नौटंकी देखी तो वो साइड में देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तीनों की नजर अथर्व पर गई। अथर्व ने कुछ पल सोचा, फिर एक नजर सब पर दौड़ाई और नीचे आने लगा। उसे नीचे आता देख सब मन ही मन मुस्कुराने लगे, पर चेहरों से उन तीनों ने जाहिर नहीं होने दिया। अथर्व सीधा किचन की ओर जाने लगा। उसे किचन की ओर जाता देख रौनक खुशी से नाचने लगा। माहिर और कौशल्या भी मुस्कुरा दिए। तभी अथर्व रुका और फिर कुछ सोच उसने पीछे पलट कर देखा। रौनक जो खुशी से नाच रहा था वो उसे पलटता देख सावधानी की मुद्रा में खड़ा हो गया और अपने चेहरे पर दुखी वाले एक्सप्रेशन ले आया और अपने रूम की ओर जाते हुए कौशल्या से बोला, दादी माँ मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, आई मीन शुभ रात्रि। इतना कहकर वो जाने लगा। मैं पैनकेक बना रहा हूँ, खाकर जा। अथर्व ने इतना कहा और किचन में चला गया। रौनक ये सुनकर फिर से नाचने लगा। वो अजीब अजीब से डांस स्टेप कर नाच रहा था। माहिर और कौशल्या उसे इतना खुश देखकर मुस्कुरा देते हैं। माहिर रौनक को रोकते हुए बोलता है, अरे बस बस ज्यादा मत नाच, वरना उसे शक हो जाएगा। रौनक ने किचन की ओर देखा, फिर झट से माहिर को गले लगा लिया। कौशल्या भी उठकर उन दोनों के पास आई। माहिर उससे अलग होकर बोला, बिट्टू तू उसे बहुत अच्छे से जानता है, क्या नौटंकी की है यार तूने, बखूबी फायदा उठाया उसकी कमजोरी का, आखिर तूने उसे मजबूर कर ही दिया। रौनक मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ मुझसे नाराज नहीं है, बस उन्हें थोड़ा बुरा लगा और मैं ये भी जानता हूँ कि वो अपने बिट्टू को भूखा भी नहीं सकते। अब उनके साथ वक्त मिल जाएगा मुझे बात करने का, फिर मैं उनसे माफी भी मांग लूंगा। कौशल्या ने रौनक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिट्टू उसने बड़ा दिल रखकर बात नजरअंदाज कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अब मानने लगे और कुछ उससे कह दे। जो भी कहना सोच समझ कर कहना, अब शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, समझा। रौनक उनके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोलता है, समझ आया दादी माँ, जो हुआ वो आज के बाद कभी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अच्छा मुझे अब उन्हें मनाना होगा, फिर डैड से भी तो बात करनी है। इतना सुनकर कौशल्या ने अपना सिर हिलाया। रौनक भागते हुए अथर्व के पास आया, जो पैन में दूध डाल रहा था पैनकेक बनाने के लिए। वो उसके पास आया। अथर्व ने उसकी मौजूदगी महसूस की पर कुछ नहीं कहा। रौनक ने उसे देखकर पूछा, भाई क्या अब भी आप मुझसे नाराज हो? अथर्व ने बिना उसकी ओर देखकर कहा, तू अच्छे से जानता है कि मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता, बाहर बैठ, अभी वक्त लग सकता है केक बनने में। रौनक कुछ कहने वाला था कि अथर्व ने उसकी ओर देखकर कहा, मैंने कहा ना जा। ये सुनकर रौनक बिना कुछ कहे जाने लगा। अथर्व फिर से काम करने लगा। कुछ देर बाद अथर्व एक प्लेट में पैनकेक ले आया। केक को उसने स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया था, जो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में थे। जब अथर्व ने केक रौनक के सामने रखा तो वो खुश हो गया। कौशल्या और माहिर भी उसके साथ ही बैठे थे। केक रख अथर्व जाने लगा कि रौनक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, भाई आपने भी तो कुछ नहीं खाया है, मेरे साथ बैठकर खा लीजिए ना प्लीज। अथर्व उसका हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगा। रौनक ने कहा, ठीक है तो फिर मैं भी नहीं खा रहा, वैसे भी थप्पड़ खा के पेट भर चुका है मेरा। ये सुनकर अथर्व पलटा और उसके पास आकर पूछा, थप्पड़? किसने मारा तुझे थप्पड़, बोल। इतना कहकर अथर्व उसके राइट साइड के गाल को छूने लगा, जो थप्पड़ लाल हो रहा था। उसने सख्त लहजे में फिर से पूछा, बता किसने मारा तुझे? इतना कहकर अथर्व माहिर को देखने लगा। माहिर हड़बड़ा, मुझे ऐसे मत देख, मैंने नहीं मारा, भरोसा कर मुझ। अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तो फिर किसने मारा? तभी पीछे से नरेन की आवाज आई, मैंने मारा इसे थप्पड़। इतना सुनकर अथर्व पलटा तो उसे नरेन हाथ बांधे नजर आया। सभी उनकी ओर देखने लगे। रौनक ने अपनी नजरें झुका ली उन्हें देखकर। अथर्व ने नरेन से कहा, डैड आपने बिट्टू को थप्पड़ क्यों मारा? डैड आपको? रौनक ने अथर्व को बिट्टू कहते हुए सुना तो मुस्कुरा दिया। वो इतना ही कह पाया था कि नरेन ने उसे टोकते हुए कहा, तू भले भूल सकता है पर मैं नहीं भूल सकता कि इसने तुझसे कितनी बदतमीजी से बात की थी। तू उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर सकता है पर मैं नहीं। इतना सुनकर अथर्व ने परेशानी से अपनी बाहों पर उंगलियां फेरी और गहरी सांस ली। फिर नरेन के पास आकर कहा, डैड आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो गुस्से में था उस वक्त, उसके जो दिल में था उसने कह दिया, पर आपने भी गुस्से में आकर उसे।
डैड, अगर हम भी अपना कंट्रोल खोकर इस तरह से रिएक्ट करने लगे तो फिर उसे कैसे समझाएंगे? उसे सही गलत का फर्क करना कैसे सिखाएंगे? नरेन गुस्से से बोला। अच्छा, तुझे अब भी लगता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसे एक एक बात समझाते फिरो? सब समझ है इसे अच्छे बुरे की, और आगे से अपनी हदें ये पार ना करे, इसलिए इस पर हाथ उठाना जरूरी हो गया था। आज तेरे प्यार को इसने एहसान का नाम दिया, कल को हमारे प्यार को भी ये एहसान और रहम का नाम दे देगा। इसने तो कह दिया, पर सोचा इसने कि क्या बीती होगी तुझ पर, हम पर? बस बोल दिया इसने तो। हमारे इतने सालों के प्यार को इसने पल भर में खत्म कर दिया। इतना कहकर उनकी आंखें नम होने लगी थी। सबकी आंखें भी भीग गई। सब उन्हें ऐसे देख उनके पास आए। रौनक अपना सर झुकाकर रोते हुए बोला, आई एम सॉरी डैड, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं भाई से भी कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा, कभी नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। चाहे तो आप फिर से मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। सब उसे देखने लगे। नरेन उसे ऐसे देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। अथर्व ने जब ये देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रौनक को माफ करने का इशारा करने लगा। नरेन ने अपने आंख के किनारे को साफ किया। उन्होंने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, माफ किया, पर यह आखिरी गलती है तेरी। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो। वो इतना ही कह पाए थे कि रौनक उनके गले लग गया और रोने लगा। नरेन ने भी उसे पकड़ लिया। सब उन्हें ऐसे देख मुस्कुरा दिए। वो दोनों अलग हुए और डाइनिंग टेबल की ओर आए। कौशल्या बैठते हुए बोली, चलो, अंत भला तो सब भला। देखो, खाना भी तैयार है। मैंने कब से शांता से कहकर डिनर लगवा दिया था। मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए, रात को देर से ही सही, पर हम सब एक साथ खाना जरूर खाएंगे। सब मुस्कुरा देते हैं ये सब सुनकर। सब अपनी अपनी प्लेट में खाना परोसने लगे। रौनक अथर्व के पास बैठा हुआ था। उसने धीरे से कहा, थैंक यू भाई, आपने मुझे माफ कर दिया, और डैड को भी समझाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर अथर्व सिर्फ मुस्कुरा देता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सबने अपना खाना खत्म किया तो माहिर उठने लगा और कहता है, बाय एवरीवन, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है, मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। इतना कहकर वो जाने लगा कि अथर्व ने उसे रोका और उसके पास आकर कहने लगा, कहीं नहीं जा रहा है तू, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, आज मेरे साथ ही सो जा। इतना कहकर अथर्व मुस्कुरा देता है। माहिर उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्यों, चला जाऊंगा, इतना लेट भी नहीं हुआ है। अथर्व ने उसकी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा, वो क्या है ना, आज तेरे साथ रूम शेयर करने का मन कर रहा है। मैंने तेरे लिए सुबह सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए तुझे तो यही रुकना होगा। फिर उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से कहा, मुझे अब तेरा कोई बहाना नहीं सुनना है, समझा? चुपचाप से मेरे रूम में चल, वरना सोच ले कल का सरप्राइज कहीं शौक में ना बदल जाए। अथर्व ने माहिर की आंखों में देखकर सीरियस होकर कहा, मुझे अब तेरा कोई बहाना नहीं सुनना है, समझा? चुपचाप से मेरे रूम में चल, वरना सोच ले कल का सरप्राइज कहीं शौक में ना बदल जाए। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? माहिर ने एक कठपुतली की तरह सर हिला दिया। ये देख अथर्व की मुस्कान और बढ़ गई। अथर्व ने सबको गुड नाइट कहा और आ गया। माहिर को एक नजर था और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। सब एक एक करके अपने रूम में चले गए। वही अथर्व और माहिर एक साथ सो रहे थे। अथर्व ने एक नजर माहिर को देखा जो गहरी नींद में था। अथर्व उठा और ड्रॉअर में से माउथ ऑर्गन को निकाला और बालकनी में चला गया। उसने माउथ ऑर्गन को छुआ और कहने लगा, कितना भी खुद को संभालने की कोशिश करूँ माँ, पर जब बिट्टू की बात आती है ना तो नहीं संभाल पाता हूँ खुद को। जितना सोचता हूँ कि ना सोचूं, पर रह रहकर वही बात याद आ रही है कि क्या मैंने सच में बिट्टू पर एहसान किया है। मैं जानता हूँ उसने गुस्से में कहा था, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? बताइए ना मॉम, कुछ कहिए ना मॉम, शायद आपके कुछ कहने से मेरा दिल हल्का हो जाए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा, जैसे रौनक रो रहा था कुछ देर पहले। बिल्कुल वैसे ही वो रो रहा था, बस फर्क इतना है कि रौनक सबके सामने रो रहा था और अथर्व सिर्फ अपनी मॉम के सामने। सुबह हो गई थी। शिवांगी तैयार थी अपने फेयरवेल में जाने के लिए। वो आईने के सामने बैठ तैयार होने लगी। वो मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी अथर्व के बारे में सोचते हुए। उसने ब्लू कलर का सूट पहना था। तैयार होने के बाद वो बाहर आई। जब सबने शिवांगी को देखा तो मुस्कुराने लगे, पर आरोही ने उसे देखकर मुंह बना, अपने फेयरवेल में जा रही है या फिर किसी सत्संग में जो इतने सीधे साधे कपड़े पहने हैं? शिवांगी ने खुद को देखते हुए पूछा, क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या मैं इन कपड़ों में? इतना कहकर उसने आनंद को देखा। आनंद कुछ कह पाता उससे पहले ही आरोही कहने लगी, तू अच्छी लग रही है, पर ये कपड़े तुझ पर अच्छे नहीं लग रहे हैं और ना ही फंक्शन के हिसाब से है। अब फेयरवेल है तेरा, कुछ अलग पहनना तो बनता है ना। इतना सुनकर शिवांगी उदास होकर बोली, क्या अलग पहनूं, यही है मेरे पास तो। आरोही उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाते हुए बोली, मैं बताती हूँ कि तुझे क्या अलग पहनना चाहिए, चल। शिवांगी उसके साथ चल दी। रूम में आकर कबर्ड खोला और पिच कलर की एक सिल्क साड़ी निकाली जिसके पल्लू पर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। आरोही ने वो साड़ी शिवांगी को देते हुए कहा, ये मेरी साड़ी है, इसे पहन ले, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी और तेरे फंक्शन के अकॉर्डिंग भी है। शिवांगी ने साड़ी को देखते हुए कहा, पर मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं और ना ही कभी पहनी है, कैसे संभालूंगी इसे? मैं सूट में ही ठीक हूँ, फिर ये साड़ी भी तो एक ट्रेडिशनल वेयर है, इसे पहनने से ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सत्संग जा रही हूँ? शिवांगी ने ताना मारते हुए कहा। इतना कहकर वो बेड पर बैठ गई। आरोही ने उसके पास बैठते हुए कहा, साड़ी एक ऐसा वेयर है जो हर फंक्शन में सूटेबल है, फिर चाहे वो फंक्शन ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न। इसमें तो बहुत अच्छी लगेगी, ट्रस्ट मी। और वैसे भी पहनेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? ससुराल में तो सूट पहनकर नहीं घूम सकती ना। शिवांगी ने उठते हुए कहा, अब आप भी भैया की तरह ससुराल के नाम पर परेशान मत करो मुझे प्लीज। वो क्या कम है जो आप भी शुरू हो गई है? ये सुनकर आरोही मुस्कुराने लगी। वो उसके पास आई और कहा,
ये सब छोड़ और इसे पहनकर एक बार तो देख, अच्छा लगेगा। और रही बात पहनने की, तो मैं तुझे पहना देती हूँ और सिखा भी दूंगी। शिवांगी ने कुछ पल सोचा और फिर उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। आरूही भी मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी ओर अथर्वा के जिम सेक्शन में माहिर ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था और अथर्वा पास ही बैठकर डंबल से एक्सरसाइज कर रहा था। माहिर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ये सब उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। वो हाँफ रहा था और उसके चेहरे से पसीना टप करके टपक रहा था। ट्रेडमिल की स्पीड बहुत तेज थी, जिस पर दौड़ने में माहिर की सांसें फूल रही थी। माहिर हाँफते हुए अथर्वा से कहता है, भाई क्यों जुल्म कर रहे हो भाई मुझ पर? पिछले 2 घंटे से दौड़ा रहा है मुझे, कुछ तो रहम कर, ये तुझे शोभा नहीं देता। अथर्व गंभीरता से बोला, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितना बोला गया है उतना कर, वरना सरप्राइज डबल भी हो सकता है। बड़ा शौक है ना तुझे मेरी लोकेशन सेंड करने का, तो भुगत अब। फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, वैसे तूने बताया नहीं कि तुझे मेरा सरप्राइज कैसा लगा? माहिर दौड़ते हुए बोला, बहुत जोर का लगा है भाई, पर अब बस कर यार, जान लेकर छोड़ेगा क्या? इतना तो सोच, जब त्रिशा की शादी होगी तो कैसे जाऊंगा मैं? अथर्व ने उसकी ओर देखकर पूछा, त्रिशा की शादी मतलब तेरी शादी नहीं होगी क्या? माहिर हाफते हुए बोला, मतलब वही था यार मेरे कहने का। सोच जरा, जब मेरी शादी में मैं ही नहीं रहूंगा तो त्रिशा किसके साथ साथ फेरे लेंगी? यार कुछ तो सोच, उसके लिए छोड़ दे, तुझसे 1 साल छोटा हूं मैं, थोड़ा तो रहम कर। फिर वो मन में बोला, पता था मुझे इसका साइलेंट टॉर्चर भी मुझे ही सहना पड़ेगा। सरप्राइज के नाम पर इतना दौड़ा रहा है, किया बिट्टू ने और भुगतना मुझे पड़ रहा है। अथर्व उठते हुए बोला, 1 साल तो ऐसे बोल रहा है जैसे 10 साल छोटा हो। माहिर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसने कहा, 1 साल ही सही, छोटा हूं ना यार, प्रॉमिस करता हूं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। अथर्व ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, ट्रस्ट और तेरा कभी नहीं। पिछली बार तुझे कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हर बार बच जाएगा। मैं किसी को गलती करने का मौका तब तक देता हूँ जब तक वो एक दायरे में हो। जैसे ही वो दायरा टूटता है, फिर उसे ऐसी सजा देता हूँ कि उसे अपनी गलती जिंदगी भर याद रहे। एंड आई एम श्योर आज के बाद तू भी अपनी गलती याद रखेगा और जिंदगी में दोबारा उसे दोहराने की गलती कभी नहीं करेगा। माहिर तेजी से दौड़कर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, प्लीज छोड़ दो। अथर्व उसे देखते हुए बोलता है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे, आज के बाद अगर मुझे भनक भी लगी ना कि बिट्टू की किसी भी प्लानिंग में तेरा इतना सा भी हाथ है, तो तू सोच ले, आगे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज देखने को मिलेंगे तुझे, वो भी एक से बढ़कर एक, समझा? माहिर कहता है, समझ गया, अब प्लीज। अथर्व ने उसकी हालत देखी और ट्रेडमिल की स्पीड धीरे धीरे कम करने लगा। माहिर ने राहत की सांस ली और सीधा जाकर काउच पर लेट गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अथर्व उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब बताएगा किसी को भी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, बोल। माहिर सीधा बैठते हुए बोला, तेरे तो क्या, अब खुद के बारे में भी किसी को नहीं बताऊंगा। अथर्व ये सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी कौशल्या ने आवाज लगाई नीचे आने के लिए। उनकी आवाज सुन माहिर भाग गया। अथर्व भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ा। दूसरी ओर जब शिवांगी रूम से बाहर निकली तो सब उसे देखने लगे। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, शिवांगी आज बहुत अलग लग रही है। आशा भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। शिवांगी ये सुन मुस्कुरा देती है और आरोही की ओर देखने लगी। पिच कलर की वो साड़ी, कानों में इयररिंग्स, बालों को स्ट्रेट कर एक हाफ बन बनाया था। राइट साइड से निकलती एक लट, एक तरफ से थोड़े बाल आगे की तरफ किए हुए थे। माथे पर छोटी सी व्हाइट कलर की बिंदी, आंखों में काजल और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट, वही मोर पंख वाला। आनंद उसके पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही है। शिवांगी सबकी ओर देखते हुए बोलती है, सच्ची में? सब अपने सर हाँ में हिला देते हैं। आरोही उसके कान के पास आकर बोली, इतनी सुंदर लग रही है कि जिन लड़कों ने तुझे पहले भाव नहीं दिया होगा ना, वो अब दे देंगे। ये सुनकर शिवांगी चिढ़ गई और बोली, मुझे नहीं चाहिए उनका भाव, मैं उनसे दूर ही अच्छी हूँ। इतना कहकर वो आगे अपनी मम्मी पापा के पास जाने लगी कि उसका पैर साड़ी की चुन्नटों पर पड़ा और वो गिरने लगी कि तभी आनंद ने उसे पकड़ते हुए कहा, संभल कर, अभी गिर जाती। शिवांगी हल्का सा हंसते हुए बोली, वो पहली बार साड़ी पहनी है ना, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है इसे संभालने की, इसलिए चलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये देखकर आरोही हंसने लगी। सब भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। शिवांगी साड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। आनंद उसे पूछता है, तू संभाल लेगी ना ये साड़ी?